एवरीवन, दिस इज श्वेता रघुवंशी हेयर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन यूनिट का पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक है, यूपीएससी मेंस और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का। फाइन, तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में 2015 में और उसके बाद कई बार पूछा भी गया है। आई थिंक 2019 में भी सिंथेटिक थ्योरी जो है वो पूछी गई थी पेपर 1 में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के। फाइन, तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड अदर वीडियोस हैं, जैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या फिर डार्विनिज्म की जो थ्योरी है, ह्यूमन इवोल्यूशन से यूनिट से रिलेटेड 3 वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ। आप जाके उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक समझ आए। और इसी के साथ हमारा आज जो है ह्यूमन इवोल्यूशन वाला यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगली यूनिट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक थ्योरी के बारे में, कि सिंथेटिक थ्योरी क्या है और वो क्या कहती है। सो जो सिंथेटिक थ्योरी है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स थ्योरी एंड डार्विनिज्म इवोल्यूशन थ्योरी। फाइन, तो डार्विन ने जो थ्योरी दी थी या मेंडल ने जो थ्योरी दी थी जेनेटिक्स के बारे में, इन सब के कॉम्बिनेशन को एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है ये कहलाती है, और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फाइन, तो इस तरीके से ये डार्विन और मेंडेलियन की जो थ्योरी है उनके कॉम्बिनेशन को मिला के इस थ्योरी को बनाया गया है। सो थ्योरी इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज न्यू डार्विनियन थ्योरी। न्यू डार्विनियन थ्योरी क्यों कहलाती है? क्योंकि जो इसमें जो फैक्टर्स है, जो सिमिलर फैक्टर्स पे ये थ्योरीज बात करती है। डार्विन ने जो फैक्टर्स अपनी थ्योरी में बताए थे पॉपुलेशन चेंजेस में या ह्यूमन इवोल्यूशन में, वो फैक्टर्स थे जैसे वेरिएशन किस तरीके से होते हैं, चाहे वो जीन्स में हो, फ्रीक्वेंसी में हो जीन्स की, तो उनमें जो सेम फैक्टर्स थे। देन मेंडल जो थ्योरी थी मेंडल की, उन्होंने भी जो चेंजेस बताए जेनेटिक्स में वो किस तरीके से होते हैं, सेम फैक्टर्स जो है उन्होंने भी बताए थे। इसलिए इनको एक यूनिफाइड फॉर्म में कंबाइन करके ये थ्योरी को दिया गया था। बट ये थ्योरी जो है वो किसने दी थी? बायोलॉजिस्ट थे, जैसे डॉब्स हैंक्सकी थे, JBS हेल्डेन थे, RA फिशर थे, सीवॉल राइट थे, या GL स्टेवेंस थे, या अर्नस्ट मायर थे। इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। फाइन, तो ये जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। नाउ ये थ्योरी अब क्या कहती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि जो सिंथेटिक इवोल्यूशन थ्योरी है वो कहती है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ in terms of genetic changes occurring in the population that lead to the formation of new species. So मेन जो पर्पस है इस थ्योरी का वो ये कहता है कि जो इवोल्यूशन है लाइफ में, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमंस हो, स्पीशीज़ हो, जब चेंजेस अगर होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, दैट लीड टू न्यू फॉर्मेशन, यानी कि एक नए स्पीशीज़ का जो है फॉर्मेशन होता है, उससे नए नए चेंजेस जो जीन्स फ्रीक्वेंसी में या जीन कॉम्बिनेशन में आते हैं उनके कंपोजिशन में, वही चेंजेस जो है आगे एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द जेनेटिक पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी। सो जो सिंथेटिक थ्योरी है वो डिस्क्राइब करती है कि जीन पॉपुलेशन क्या है, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, जीन्स पूल्स के बारे में भी बात करती है, और जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात करती है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म में जीन फ्रीक्वेंसी रोल प्ले करती है। जो अलग अलग तरीके के वेरिएशन जो हैं स्पीशीज़ में आते हैं, उसमें जीन फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है, और जीन पूल भी जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीन फ्लो किस तरीके से होता है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, ये सब जो है इस थ्योरी में डिस्क्राइब किया गया है। फाइन,
So now we are going to discuss about some kind of factors of synthetic theory. कौन कौन से वो factors हैं? Factors that contribute to changes in allele frequency. So जो ये जो वर्ड है एलील फ्रिक्वेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेटिक थ्योरी के अंदर. सो एलील फ्रिक्वेंसी जब चेंज होती है तो वो क्या करती है कि पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके के चेंजेस जो है आते हैं, और यही जो फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एलील फ्रिक्वेंसी में पॉपुलेशन की, और वही जाके आगे स्पीशीज़ में वेरिएशंस का कारण बनते हैं. तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? फर्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है ऑर्गेनिज्म में? रिकॉम्बिनेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील आर फॉर्म्ड. जब नए नए तरीके के एलील्स जो है वो जीन फ्लो या जीन्स जो अलग एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में फ़्लो होते हैं, या इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण जो नए नए तरीके के जीन्स में फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं. फाइन. तो इस तरीके के ये जो एलील्स जो चेंजेस होते हैं, दैट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलील फॉर्म. सो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है. द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो होता है, अकर होता है. द अकर्स एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग म्यूसिस. जब म्यूसिस की प्रोसेस जो है, अगर आपने 12th में बायो पढ़ी है तो म्यूसिस और म्यूटेशंस के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा. माइटोसिस, ये अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें क्रोमैटिड्स जो है वो चेंजेस होते हैं. तो जब भी जो है एक यानी कि एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का नॉन सिस्टर्स क्रोमैटिड्स के बीच में, माइटोसिस प्रोसेस जब हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. सो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी क्रॉसिंग ओवर कहलाती है, क्योंकि जो एक जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे के पॉपुलेशन के साथ में जो है वो शेयर हो रहा है या फिर एक्सचेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है. और जो माइटोसिस की प्रोसेस के टाइम पे ये होता है तो तब ये क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है. फाइन. सो ये था हमारा पहला फैक्टर. सेकंड वन इज़ म्यूटेशन. म्यूटेशन भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक वेरिएशन में या फिर ऑर्गेनिज्म वेरिएशन में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो सिंथेटिक थ्योरी में जेनेटिक जीन्स रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन के जो ये फैक्टर्स हैं वो बताए गए हैं कि यही कारण होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस का. आर द सडन इनहेरिटेंस चेंजेस. इनहेरिटेंस चेंजेस जो है वो जब भी अकर होते हैं किसी जीन में, तो उसमें क्या होता है कि सर्टेन फिनोटाइपिक इफ़ेक्ट्स जो है वो पड़ते हैं उस ऑर्गेनिज्म में. क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में बी ड्यू टू चेंजेस इन जीन्स और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. चाहे वो जीन्स क्रोमोसोमल चेंजेस जो है, चाहे वो जीन्स में हो या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, वो जो है काफ़ी फिनोटाइपिक इफ़ेक्ट्स जो है एक ऑर्गेनिज्म पे या स्पीशीज़ पे डालते हैं. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डिलीटिशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी. तो ये एग्जाम्पल थे, ये आप एग्ज़ाम में ले सकते हैं. एग्ज़ाम में जो है काफ़ी मदद करते हैं हमारी एग्जाम्पल के थ्रू. अगर हम क्वेश्चन को समझाएं तो मार्क्स में काफ़ी हेल्प मिल जाती है. म्यूटेशंस प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ चेंजेस दैट मे बी हार्मफुल. समटाइम्स दैट मे बी हार्मफुल, समटाइम्स दैट मे बी गुड. तो म्यूटेशंस जो है वो अलग अलग वैरायटी के चेंजेस जो होते हैं वो कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं. मैनी ऑफ म्यूटेंट्स फॉर्म जीन्स आर रिसेसिव. मैक्सिमम जीन्स जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं और जो होमोजाइगस कंडीशन होती है उसमें ही एक्सप्रेस किए जा सकते हैं. एडवांटेजियस म्यूटेशंस में बी सिलेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन और एटमॉस्फेयर की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने बॉडी या ऑर्गन्स को यूज़ में ले रहे हैं.
तो ये जो एडवांटेजियस म्यूटेशंस होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्टेड होते हैं, और यही जो है ग्रेजुअल चेंजेस का कारण बनते हैं, गेट एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो होमोजाइगस कंडीशन में जीन्स, रिसेसिव जीन्स के जो चेंजेस होते हैं जीन्स के थ्रू, वही जो है अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दीज म्यूटेशंस कॉज वेरिएशन इन पॉपुलेशन। सेम पॉइंट, जैसे जो किसी भी तरीके की जीन से स्ट्रक्चर हो या क्रोमोसोम्स में म्यूटेशंस में चेंजेस हो, वो क्या करते हैं कि वेरिएशन लाते हैं एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, क्योंकि कुछ जो म्यूटेशंस होते हैं वो इन्वायरमेंटल पे भी डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है म्यूटेशंस और जीन्स की फ्रिक्वेंसी चेंजेस में। फाइन, तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ का जो इवोल्यूशन है वो होता है, और उसमें म्यूटेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है। फाइन, सो अब हम अगर बात करें थर्ड वन फैक्टर की, दैट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो। किस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है और जीन फ्लो किस तरीके से होता है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, तो चलिए देखते हैं। एनी चेंजेस इन द जीन एलील फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो जीन्स होते हैं और जो एलील्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरीके का जो चेंजेस होता है पॉपुलेशन में ड्यू टू सडन रैंडम चेंजेस इज़ रिफर्ड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट्स। तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, वही प्रोसेस हमारी जेनेटिक ड्रिफ्ट्स कहलाती है। जब एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसमें तरह तरह के जो जीन्स एलील फ्रीक्वेंसी चेंजेस होते हैं, और वो ही रैंडम चेंजेस जो होते हैं वही हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाते हैं। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इवेंट्स, नए नए तरीके के जो इवेंट्स होते हैं उनके कारण भी ये जो है फॉर्म यानी अकर हो सकते हैं, ये जो रैंडम चेंजेस होते हैं फ्रीक्वेंसी में। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन। मोस्ट प्रोबेबली जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है या जीन एलील फ्रीक्वेंसी चेंजेस होते हैं वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जीन फ्लो इज़ ड्यू टू इमिग्रेशन। जब एक स्पीशीज जो ऑर्गेनिज्म है या फिर ह्यूमन है, वो जब एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट करती है या फिर इमिग्रेशन होता है उनके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच जो इमिग्रेशन होता है वही पॉपुलेशन में चेंजेस का कारण बनता है। तो इमिग्रेशन के कारण जो है जब एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करती है उसमें नए नए तरीके के वेरिएशंस आते हैं और जीन फ्लो होता है। तो वही हमारा अलग अलग तरीके के वेरिएशंस और जीन फ्रिक्वेंसी में चेंजेस जो है फॉर्म करते हैं। इफ़ द मिग्रेशन अकर्ड मल्टीपल टाइम्स, जब भी ये मल्टीपल टाइम्स होता है, जब मिग्रेशन जो है स्पीशीज़ में काफ़ी बार होता है, यानी बार बार जो है मिग्रेशन देखने को मिलता है किसी भी स्पीशीज़ में, सो लीड टू जीन फ्लो एंड चेंजेस इन एलील जीन फ्रिक्वेंसी। सो ये क्या करता है, जीन फ्लो होता है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, और उनकी जो जीन फ्रिक्वेंसी होती है उसमें भी चेंजेस, फिनोटाइपिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन की चेंजेस जो है आ जाते हैं, और वही चेंजेस हमारे जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन इवोल्यूशन में। फाइन, सो आप देखेंगे कि एक नेचुरल सिलेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमने प्रीवियस वीडियो में नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस भी किया था, फिर से कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। फाइन, तो नेचुरल सिलेक्शन को जैसे अगर हम देखें, ऑर्गेनिज्म दैट आर बेटर एडेप्टिव टू द इन्वायरमेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जो नेचुरल सिलेक्शन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट।
कम्प्लीटली जो है वो इन्वायरमेंटल पे डिपेंड करता है। सो जो उसके नेचुरल फीचर्स होते हैं वो सिलेक्टेड किए जाते हैं नेचर के थ्रू, और उसमें इन्वायरमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। नेचुरल सिलेक्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस अ चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। किस तरीके से जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करते हैं? जब भी कोई स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म जो है नेचुरल सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि जो नए नए तरीके के ऑर्गेनिज्म जो स्पीशीज़ में वेरिएशन होते हैं, चाहे वो ऑर्गन्स में उनके चेंजेस हों या जीन्स में उनके चेंजेस हों, वो नई नई तरीके की स्पीशीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है कि जब कोई स्पीशीज़ अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रही होती है एनवायरनमेंट में, कि ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए, खुद को एडेप्टेबल बना पाए उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें नए नए तरीके के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है फ्रीक्वेंसी चेंजेस होते हैं जीन्स में। और ये चेंजेस जो होते हैं वन जनरेशन टू जनरेशन अदर जनरेशन भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी एक स्पीशीज़ में चेंजेस हुए हैं तो दूसरी स्पीशीज़ में भी वो जीन चेंजेस पॉसिबल है। इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है। अब जो फेवरिंग द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो है ये चेंजेस होते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये चेंजेस जो है वो नेचुरल सिलेक्शन वाले जो चेंजेस होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ह्यूमन इवोल्यूशन या ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जो है जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस पे फोकस किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। फाइन। अब एक जो अलग फैक्टर है दैट इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आइसोलेशन क्या होता है कि जब कोई स्पीशीज़ जो है वो आइसोलेट होती है, यानी कि वो किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन उसका किसी भी स्पीशीज़ से नहीं हो पा रहा है, तो अलग अलग तरीके की जो जीन्स फ्रीक्वेंसी चेंजेस होते हैं, और वही हमारा क्या कहलाते हैं, जो वो प्रोसेस होती है वही हमारी आइसोलेशन कहलाती है। इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू द सिंथेटिक थ्योरी। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सिंथेटिक थ्योरी का जो इवोल्यूशन में काफ़ी हेल्प करता है। आइसोलेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द इंटरब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। आइसोलेशन किस तरीके से हेल्प करता है? ये प्रिवेंट करता है इंटरब्रीडिंग को जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है, विच इज़ रिप्रोड्यूस फॉर्म ऑफ आइसोलेशन। रिप्रोडक्शन के समय पे जब इन स्पीशीज़ जो है एक दूसरे पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती है तो वो प्रिवेंट करता है इंटरब्रीडिंग को। फाइन। तो जो उनके प्रीवियस फीचर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद करता है, और इस तरीके से आइसोलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। एडिशन ऑफ दीज फैक्टर्स other factors such as hybridization between two species increase the genetic variability of the population. So जो hybridization है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोलेशन में। फाइन। तो रिप्रोडक्शन के समय पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दो स्पीशीज़ के बीच में, वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है पॉपुलेशन में। किसी भी तरीके की कोई भी पॉपुलेशन जो होती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन का रोल होता है कि वो स्पीशीज़ में जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। फाइन। तो इस तरीके से जो है आइसोलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हो, या वैसे भी जो है आइसोलेशन हेल्प करता है प्रिवेंटिंग द प्रीवियस इन ब्रीडिंग फीचर्स ऑफ द स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म। फाइन। तो इस तरीके से जो है आइसोलेशन प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके के फीचर्स को, और इंटर ब्रीडिंग को जो है प्रिवेंट करता है ऑर्गेनिज्म में,
और जो एडिशन होते हैं नए नए फैक्टर्स के, उस जैसे हाइब्रिडाइजेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आइसोलेशन में। आइसोलेशन के टाइम पे जब हाइब्रिडाइजेशन होता है दो स्पीशीज़ के बीच में, वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट करता है और इस तरीके से नई नई स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म्ड होती हैं और नए नए तरीके की ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं। इसी से जो है ह्यूमन एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। फाइन। सो ये फैक्टर्स थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये जो फैक्टर्स है, चाहे वो आइसोलेशन हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, या फिर अलग अलग तरीके के जीन्स ड्रिफ्ट्स हो, जीन फ्लो हो, या म्यूटेशंस हो, ये फैक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में या फिर न्यू स्पीशीज़ फॉर्मेशन में। फाइन। तो ये थी हमारी सिंथेटिक थ्योरी, जो कि न्यू डार्विनियन थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। हमने ये डिस्कस की थी। अब इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन वाला टॉपिक जो यूनिट है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम अलग यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि जो अपडेट वीडियो होंगी, क्योंकि जो मेंस है काफ़ी पास आ रहा है, तो जल्दी से हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस हैं जो प्रीवियस मैंने बनाई हुई हैं, आप उनको जाके चेक कर लीजिएगा। पीपीटी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप जाके टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके पीपीटी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस की। फाइन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।